स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग टीजीटी एंड पीजीटी एंड यूजीसी नेट की तैयारी में जुड़े होंगे। क्योंकि आप सबको पता ही चल गया है कि टीजीटी और पीजीटी 1-2 महीने बाद पीजीटी है और 3 महीने बाद टीजीटी का एग्ज़ाम है आपका। तो उम्मीद कर रहे हैं सब लोग पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम रामचंद्र शुक्ल के बहुत इम्पोर्टेंट कथन लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर एग्ज़ाम में रामचंद्र शुक्ल का कोई कथन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हम सारे ही कथन शुक्ल जी के करा देंगे और जिससे कि आप जब एग्ज़ाम देंगे टीजीटी एंड पीजीटी एंड यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स या हिंदी में कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके, तो उनको बहुत अधिक बेनिफिट होगा। और ये शुक्ल जी के कथन पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। ऐसा किसके द्वारा कहा जा रहा है? तो कथन किस साहित्यकार का है? तो हजारी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको सामने ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है रेड कलर में, रामचंद्र शुक्ल। सेकंड है, इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? कि महादेवी वर्मा जी के बारे में कह रहे हैं। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहते यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयामूलक प्रणयानुभूति ससीम पर से कूद कर असीम पर जा रही है। जयशंकर प्रसाद के बारे में कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान की भाषा की ओर अधिक था। रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान भाषा की ओर अधिक था, उतना कबीरदास जी की नहीं है। क्योंकि कबीरदास जी की भाषा जो थी सुदुक्कड़ी है, जो कि गुजराती, राजस्थानी, खड़ी बोली हिंदी का मिक्सचर है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं ऐसा कि जो जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष जो है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शारीरिक जो है वो सेकेंडरी है। इनमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ है, पर आगे चलकर कबीर के रामानंद जी से भिन्न हो गए। कहने का मतलब है, रामचंद्र जी कहते हैं कि कबीरदास जी जब रामानंद जी से मिले थे तो तब इनके इनका दृष्टिकोण दूसरा था राम जी को देखने का, और बाद में रामानंद से थोड़े अलग हो गए। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी। कौन कह रहे हैं? रामचंद्र जी कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। आइए आगे चलते हैं। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। कौन कह रहे हैं वाली बात? शुक्ल जी कह रहे हैं। वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल का कथन, काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। वेरी इम्पोर्टेंट शुक्ल जी का कथन है ये। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। किसका कथन है? शुक्ल जी का। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा क्या है? जो दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा दुख आने लग जाए तो ये कह रहे हैं ये एक मनोविकार है। कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी। नाच सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। शुक्ल जी का कथन। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शुक्ल जी का कथन। करुणा सेंत का सौदा नहीं है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। मतलब क्या कह रहे हैं शुक्ल जी कि
जो प्रकृति के विविध प्रकार के रूप थे ना, उनके सामने केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी नहीं था, और भी ज़्यादा था। मतलब विद्युत का सामंजस्य कर्मक्षेत्र का सौंदर्य है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कथन है शुक्ल जी का। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। किससे चली है? चिंतामणि त्रिपाठी से। अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, शुक्ल जी ऐसा मानते हैं। हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत चलता, मधुर और स्वस्थ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नई मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। शुक्ल जी का कथन है, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। शुक्ल जी का कथन है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। दोनों में रचनाएं करते थे। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सामंजस्य जहाँ है, अगर रामचंद्र शुक्ल को आप टिक कीजिएगा, से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के अभाव से वह विकलांग रहता है। शुक्ल जी का वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। आइए चलते हैं आगे। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से अपनी पूर्व सजीव दशा में रहता है, किसी एक के अभाव में वह विकलांग रहता है। पढ़ चुके हैं हम इसको, दोबारा पढ़ा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। चिंतामणि के बारे में कह रहे हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि चिंतामणि त्रिपाठी को ही ये सर्वश्रेष्ठ मानते हैं रीतिकाल के कवियों में, और इन्हीं के लिए ही ये बोल रहे हैं कि इनकी भाषा ललित है और सानुप्रास है। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। बेनी के बारे में बोल रहे हैं, रीतिकाल के कवि हैं। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। महाराज जसवंत सिंह के ग्रंथ भाषा भूषण के बारे में शुक्ल जी का कथन है, क्या है कि इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। किसके बारे में कह रहे हैं ये? कौन कह रहा है? ये रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। बिहारी और बिहारी सत्सई के बारे में शुक्ल जी कह रहे हैं कि रस के छींटे वाली बात आएगी, आपको याद रखना होगा बिहारी जी के बारे में शुक्ल जी का कथन। जिस कवि में कल्पना और समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होती है उतनी वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी और बिहारी सत्सई के बारे में कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी कह रहे हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर साहित्यिक है। चलती चलती शब्द जो आएगा ना, बिहारी जी के लिए चला जाएगा। कविता उनकी श्रृंगारिया पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। जैसी भी हो कविता श्रृंगारी ज़रूर है, लेकिन प्रेम भी उतनी उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। बिहारी के बारे में कह रहे हैं। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक है, चलती है, व्यंजनापूर्ण होती थी। देखिए, भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक है, बहुत नॉर्मल भाषा बोलते हैं आम जन जैसी, चलती है, व्यंजनापूर्ण होती है। तो आप याद रखना, व्यंजनापूर्ण जब बात आएगी तो किसके लिए? मंडन के बारे में कहिए शुक्ल जी ने। इनका सच्चा कवि हृदय था, मतीराम के लिए कहिए। तो आप याद रखेंगे सच्चा कवि किसका होता है? हृदय में जिसके राम राम होता है, तो मतीराम। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। किसके लिए कह रहे हैं ये? मतीराम की सी चलती भाषा सरल व्यंजना नहीं मिलती, मतीराम जी के बारे में कह रहे हैं ये शुक्ल जी। भूषण के बारे में क्या कह रहे हैं? पढ़ लेते हैं। उनकी प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय उस समय भी थी और आगे बरकरार भी बनी रही या बढ़ती गई। भूषण जी के बारे में बोल रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी।
भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। नेक्स्ट, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बरकरार बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। ये रहेगी नहीं है, ये रहेगी है, ये कट कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। वे किसके बारे में कह रहे हैं, पता है आप लोगों को? शिवाजी के बारे में? नो, भूषण के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, भूषण जी के बारे में क्या कह रहे हैं ये? वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, भूषण के बारे में। ठीक है, भूषण के बारे में। अब आते हैं सुखदेव मिश्र के बारे में। सुखदेव मिश्र के बारे में पढ़ते हैं। छंद शास्त्र पर सुखदेव मिश्र के बारे में क्या कह रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण किसी कवि ने नहीं किया। तो छंदों की बात आएगी तो सुखदेव मिश्र की बात आ जाएगी। देव के बारे में क्या कह रहे हैं? ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। तो देव को क्या कहते हैं? ये आचार्य भी मानते हैं, कवि भी मानते हैं। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी। काव्य की शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उसके सम्यक स्फूर्ण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। श्रीपति के बारे में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, श्रीपति के बारे में कहते हैं कि श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। भिखारीदास के बारे में कहते हैं कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। पद्माकर के बारे में कहते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ठीक है, एकमात्र कारण है। किसके लिए कहा है इन्होंने? पद्माकर के लिए कहा है। ग्वाल कवि के बारे में, ग्वाल कवि के बारे में बोलते हैं कि रीतिकाल की सनक इनमें, ग्वाल कवि के बारे में क्या है? रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी है। ठीक है, ग्वाल कवि के बारे में ये सारे कथन जो हैं ये ग्वाल कवि के बारे में ही हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ से कहाँ तक। ये पूरा कवि यहाँ तक। ठीक है, पढ़ते हैं। षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, ग्वाल कवि। तो याद रखिए, जो षट ऋतुओं का वर्णन करा है वो ग्वाल कवि ने कहा, वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का भी ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया है। ठीक है, ये राहुल साकर्तियाँ की तरह इधर उधर जाते थे ग्वाल कवि, और इन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। अब आइए आदिकाल के विषय में बात करते हैं। आदिकाल के संबंध में, ठीक है, इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। जो विशेष प्रवृत्ति है ना, उसके अनुसार ही। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज से लेकर हम्मीर देव तक। किसने माना है ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है। हम्मीर से लेकर समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। भोज टू हम्मीर, ये याद रखना रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, और जब वह साहित्य की भाषा हो गई, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पद्माकर के बारे में। पद्माकर ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़, अगर बिहारी से कंपैरिजन करते हैं, बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। मतलब सेकंड नंबर पर मानो आप बिहारी को, ये फर्स्ट मानते हैं कि बिहारी कहते हैं ना, बिहारी को छोड़ दूसरा कोई नहीं हुआ, तो सेकंड ये हो जाएंगे। ठीक है,
बिहारीकृत पद्माकर को स्थान देते हैं। इनकी रचना रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी पद्माकर जी के बारे में बोल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्वाल कवि। ग्वाल कवि के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रहा है शायद, कोई नहीं, हम इसको आगे निकाल देते हैं। हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, व्यवहार, ठीक है, व्यवहार ऐसे लिखा जाता है, व्यवहार, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जब तक वह बोलचाल की भाषा थी तो वो देश भाषा कहलाई, और जैसे ही वो साहित्य में परिवर्तित हुई सेम वो अपभ्रंश होगी। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब आ जाएगी यहाँ से नाथ सिद्ध पढ़ते हैं। नाथ पंथ के जोगियों की भाषा कैसी थी? सदुकड़ी भाषा। और किसकी भी थी? बिहारी जी की, ठीक है। नहीं, सदुकड़ी भाषा कबीरदास जी की थी, ठीक। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ऐसा मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की जो सिद्धों की भाषा थी ना वो देश भाषा थी, और उस देश भाषा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ थी? मिश्रित अपभ्रंश था, और उसको पुरानी हिंदी भी कहा जाता था। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात 690 विक्रम संवत विक्रम 690 के थे। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री सदुक्कड़ी भाषा थी। वीरगति के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव राजदो मिलती है। कौन सी? वीरगति के रूप में, ठीक है। बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। किसका? बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसे रसायन शब्द के होते होते रासो हो गया, ठीक है। बीसल देव रासो में आए 1272, ठीक है, का स्पष्ट अर्थ क्या है? 12 है। बीसल देव रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है बल्कि वर्णात्मक है, ठीक है। बीसल देव रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णात्मक है। बीसल देव रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है वह टिंगल कहलाता है, ठीक है। चंद्रवरदाय के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? पृथ्वीराज रासो के बारे में कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि हम ग्रंथ को कसते हैं तो वो और भी निराश होना पड़ता है, तो हमको और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विद्यापति के पद के अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। क्या बोलते हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि विद्यापति की जो पद है वो अधिकतर श्रृंगार के ही है, इनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्ति की परंपरा में ना समझना चाहिए, है तो राधा कृष्ण का वर्णन करते हैं, बट कृष्ण भक्ति परंपरा मतलब रीतिकाल में नहीं जाएंगे या आदिकाल में ही रहेंगे। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हम्मीर की समय तक ही समझना चाहिए, ठीक है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया है वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं, शुक्ल जी कहते हैं ऐसी बात। नेक्स्ट चलते हैं। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक को भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। कुतुबनकृत मृगावती के बारे में शुक्ल जी ऐसा कह रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु शेख मुहीउद्दीन थे, ठीक है। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। नेक्स्ट, यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। शेख नबी के बारे में शुक्ल जी कह रहे हैं, हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि जो भी सारे हम कथन पढ़ेंगे ये सब अकॉर्डिंग टू शुक्ल जी के अनुसार है, ठीक है।
नेक्स्ट, सूफी आख्यान कवियों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी के बारे में कहा इन्होंने। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। किसको? नूर मोहम्मद को। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने किसकी तरफ इशारा किया है? सूरदास की तरफ। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया है। श्री बल्लभाचार्य जी के बारे में कहा है ये। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सूरदास जी के बारे में कथन आ गए हैं। सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। रस खान के बारे में बोल रहे हैं ये। ठीक है, विठलनाथ के शिष्य कौन थे? रस खान के बारे में। इन भक्तों को हमारे साहित्य में बड़ा भारी उपकार है। कृष्ण भक्त कवियों के लिए कहा है ये। रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को भक्ति काल में सम्मिलित किया है। किसको? केशव दास को। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है। किसने? शुक्ल जी ने लोगों के हृदय का हार कहा है। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सर्वांग पूर्णता। किसके लिए कह रही है? तुलसीदास जी के बारे में कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में है। ठीक है, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, ऐसा शुक्ल जी का विचार है। नेक्स्ट, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। ऐसा कथन शुक्ल जी कहते हैं। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास के बारे में कह रहे हैं कि हिंदी को प्रौढ़ किसने बनाया है? तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट, रामप्रसाद निरंजनी के बारे में कथन है। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इनकी भाषा योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजन की बुक है, ग्रंथ है, उसके बारे में कह रहे हैं ये कि गद्य जो अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है किसमें? भाषा योग वशिष्ठ में। भाषा योग वशिष्ठ को परमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ लेखक के रूप में मान सकते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इंशाअल्लाह खां के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते हैं, अरबी फारसी मिले शब्दों को ही वो उर्दू कहते हैं, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। आरंभिक काल के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार चलती है। किसका कथन है? शुक्ल जी का। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। रामचंद्र शुक्ल इंशाअल्लाह के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट, असली हिंदी का नमूना असली हिंदी अगर आ जाएंगे तो राजा लक्ष्मण सिंह लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लिंक करने के लिए बता दिया कि असली हिंदी अगर आ जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह की बात की जाएगी का नमूना लेकर। उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। रामचंद्र शुक्ल जी का ऐसा विचार है कि वही असली हिंदी के पुरोधा थे। नेक्स्ट हो गया। हरिश्चंद्र के बारे में क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल कि इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया है कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे शिक्षित जनता के सहचर्य में ले आए।